पे क्या लेते हैं हम लोग? whenever you have to find the n factor of the salt, तो मैंने बताया था कि आप क्या लेंगे, either total unit of positive charge और total unit of सही है सर, एनायन का टोटल चार्ज या तो कैटायन का, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव का टोटल चार्ज। हाँ। देख रहा हूँ यहाँ पे सन्नी का, देख रहा हूँ यहाँ पे सिस्टमैटिक का, देख रहा हूँ, सबका वीडियो ऑन कर लीजिए। मेघन सर का वीडियो ऑन कर लीजिए। सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, वीडियो ऑन कर लो बेटा। मेघन सर का देख रहा हूँ, निश्चित मुद्दा का सबको देख रहा हूँ, वीडियो ऑन कर ले बेटा। देखो, तो टोटल यूनिट ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं आप? कैटायन का। ओके बता दो, ये बताओ KCl अगर MgCl2 और 6s2 हो तो व्हाट शुड बी एन फैक्टर ऑफ दिस सॉल्ट्स? 3। तो सर 3 होना चाहिए। 3 राइट। क्योंकि यहाँ पे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, एक कैटायन क्या देगा K प्लस, और दूसरा क्या देगा सर Mg2 Mg2 प्लस, प्लस। एंड क्या देगा, क्लोराइड देगा। तो इसका टोटल +3, इसका लेंगे तो -3 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना आ जाएगा इसका बताइएगा? 3। तो 3। गुड। अच्छा ये बता दो, ये तो आता है सॉल्ट का। अगर मान लो कि मेरे को बताना कि किसी एसिड बेस पे जाना है, तो आई ऑलरेडी हैव टॉट यू अबाउट द H3PO2 एन फैक्टर 1। सो 1। यस। मेघना सरकार, आई एम टॉकिंग, आई वो ऑन मल्टीपल टाइम, वीडियो ऑन कर लो। Sir, I'm in the car right now. I'm ओके with them. So, yeah, can you ओके please? ओके ओके। देखिए व्हाट शुड बी एन फैक्टर ऑफ दिस? सर 1। एक। और H3PO4? 2। सर 3। 3। और H2SO4? 2। तो व्हाट शुड बी फॉर द ऑक्जेलिक एसिड्स? 2। डायबेसिक सर एसिड। 2 ही होगा, डाइबेसिक एसिड है। हाँ। हाँ। ईशान दास गुप्ता, हम क्या हो जाएगा, इसका भी 2 होगा। तब देखो बेटा कि ऑलरेडी आई हैव इन्फॉर्म यू हाउ टू फाइंड द एन फैक्टर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, राइट? Already I've informed you. For the salt, you have to use the n factor as the total unit of either positive charge or negative charge. For the any radicals, you have to take the magnitude of either for the cation, you have to take the magnitude of positive charge. For the anion, you have to take the magnitude of negative charge. Right. For the acid, you have to find the replaceable. How many replaceable H plus ion? Already I've informed you that अभी आपको देखना है कहाँ से, OH ग्रुप से देखना। ऑलरेडी हैव इन्फॉर्म यू। बेसिसिटी, बेस जाएंगे तो बेस का क्या देखेंगे बेटा, एसिडिटी। फॉर द एसिडिटी यू हैव टू चेक द रिप्लेसेबल OH ग्रुप, राइट? The sodium hydroxide having how many replaceable OH group? 1. Potassium hydroxide how many replaceable OH minus? 1. Calcium hydroxide having how many replaceable hydroxide? 2. तो यहाँ तक मैंने सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया था। इसमें बताइएगा आप लोग, देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड में मैंने रिप्लेसेबल जो बोला था, देखना है बेटा यहाँ पे प्रमाणिक, देखो ये बेटा, ये OH है, ये OH है बेटा। हाउ मेनी रिप्लेसेबल H प्लस आयन है? 2। सर 2। तो व्हाट शुड बी एन फैक्टर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? 2। तो ये सब बता दिए थे, याद कीजिए आप लोग। फिर उसके बाद आइए, एक और बताता हूँ आपको। आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे, जैसे मैंने क्या बताया था, whenever you have to find the equivalent of mass, equivalent mass, you have to, what should be equivalent mass of oxygen? 8 सर। सर 8। 8। 8 gram, right? What should be equivalent mass of the chlorine? 35 point, 35.5। yes, 35.5 gram. Okay. So now tell me, what is the volume occupied by 8 gram of oxygen at STP? 5.6 liter? सर 5.6। हाँ यस सर। The 5.6 liter, शायद वो the 5.6 liter, that's so the equivalent volume. Okay. यस सर। अब बताइए, किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर अगर मान लो, अब बता दो एक फॉर्मूला मेरे को बता दो कि whenever you have to find the number of equivalent, so what was your first formula, given mass by equivalent mass? हाँ सर। Okay. What was the second formula, number of moles सर into n नंबर ऑफ factor? मोल्स इनटू एन फैक्टर। n यस। factor, right? और एक फॉर्मूला था, और बताइए क्या था, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम सर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल। हाँ यस सर। in liter. Okay.
मिली इक्विवेलेंट बताए थे, तो मिली इक्विवेलेंट में क्या बताए थे याद कीजिए, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, या गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, दैट शो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन 2000, दैट शो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, यस और नो? Yes, sir. ओके, तो मैंने आपको बता दे कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट, द इक्विवेलेंट शब्द इक्विवेलेंट, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट? तो इफ मोल्स इज गिवन, देन हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट? मोल्स इनटू वन फैक्टर. Yes, sir. If mass is given, then how to find the equivalent? So mass by equivalent mass. Given mass by equivalent given mass by equivalent mass. ओके, अगर मान लो मोल्स होगा तो कैसे फाइंड करेंगे? मोल्स इनटू एन फैक्टर. Yes, अगर sir. नॉर्मलिटी अगर दिया रहेगा तो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स? So normality into volume in liter. राइट, गुड. अगर ये सब फॉर्मूला हो गया तो मैंने कुछ एप्लीकेशन करवाए थे कि नहीं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का. You don't have to balance the chemical reaction. You have to write the only the equivalent of the reactant. If the amount of reactant is given, I have to find the amount of the product. Then you have to equivalent of the reactant equal to equivalent of product. If the two reactants are given, one reactant amount is mentioned, other amount of reactant required for the reaction you have to find. So you have to find the equivalent of one reactant equal to equivalent of other reactant. और ऑलरेडी मैंने बताया था बेटा इसमें क्या नहीं करना है आपको, रिएक्शन बैलेंस नहीं करना है. आई बात समझ में? एक मेरे को बता दो, अब देखना यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ आपको. तो ये सारा चीज बताने के बाद अर्णव देखो, और अब देखो क्या होता है कि हम लोग चलते हैं एक लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बताने के बाद एक एसिड बेस के बारे में बताए थे. एक पता होता है क्या, एक टॉपिक पढ़ो उसके बाद मैं एक लास्ट टॉपिक पढ़ा के टॉपिक को बंद कर देता हूँ आपको. टाइट्रेशन पढ़ो. टाइट्रेशन क्या होता है सुनो. ये एक्चुअली लैब का प्रोसेस होता है. ये आपका थ्योरेटिकली हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दे देंगे, एक्चुअली ये लैब का प्रोसेस है. तो क्या होता है सुनो मेरी बात. बेटे क्या होता है कि एक सिंपल बताता हूँ. मार्केट में जैसे जाते हो आप लोग, तो मार्केट में लेट कर लो कि अभी मार्केट में आपको, सुनो मेरी बात सुनो, मार्केट में मान लो कि 1 kg आपको पोटैटो लेना है, या 1 kg आपको शुगर लेना है, या 1 kg आपको कुछ आइटम लेना है मार्केट में. तो बता दो, जब आप मार्केट में जाते हो तो 1 kg शुगर या 1 kg पोटैटो लेना है, तो आप क्या करते हो, आपके पास 1 kg वाट वाट होता है, और उस 1 kg वाट के साथ जब देखना है कि वेट दे के दोनों को इक्वल कर देते हो, तब अज्यूम कर लो तो 1 kg दिया आपको, तभी एक्सेप्ट करेंगे. अगर मान लो कि आपको कोई आदमी मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चीनी दे दिया, आपको शुगर दे दिया, आप एज्यूम करोगे उसको 1 kg? नहीं करोगे. आप बोलोगे मेरे को वाट के साथ बैलेंस करके दिखाओ आप. अब वाट के साथ जब बैलेंस करेंगे 1 kg के साथ, आप तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये 1 kg है. करेंगे कि नहीं? तो जैसे सिमिलरली क्या होता है कि लैब में जब जाते हैं कि कोई रिएक्शन करवाते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ रिएक्शन करवाने के लिए मेरे को चाहिए डाइल्यूट HNO3, और कहीं पे रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, HNO3 कंसंट्रेटेड, और कहीं पे मेरे को रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए, H2SO4 कंसंट्रेटेड, और कहीं पे रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए, डाइल्यूट H2SO4. तो बेटे क्या होता है कि जब रिएक्शन करवाते हैं लैब में, जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए. अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता नहीं होगा तो इज इट पॉसिबल टू फाइंड द रिएक्शन करवा पाएंगे? आप बताइए आप लोग. मैंने क्या बोला, अगर लैब में किसी भी सॉल्यूशन का, अगर उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिजॉल्व अगर मेरे को पता नहीं है, तो मैं उसको रिएक्शन में अगर करवा के किसी का प्रोडक्शन करवाऊंगा, कोई रिएक्शन करवाएंगे, तो मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा? बताओ. नहीं नहीं, sir. No नहीं sir. पता चलेगा. इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका कंसंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ. Yes sir. हाँ sir. फाइंड करना पड़ेगा. तो उसी प्रोसेस को वो, उसी में क्या होता है कि एक आपको मान लीजिए एक सॉल्यूशन दे दिया मैंने, एक सॉल्यूशन है. अब मैं सॉल्यूशन बोलूंगा कि H2SO4 का ये एक्वस सॉल्यूशन है, राइट. अब ये H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट H2SO4 का डिजॉल्व है, ये आपको कुछ नहीं पता है. सुनो मेरी बात, क्या होता है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम H2SO4, बट आपको मैंने क्या बोला कि आप इसको H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन यूज करके आप कोई प्रोसेस करवाओ. मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, राइट. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन आपका अननोन सॉल्यूशन हो गया जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है. आपको सिर्फ पता है कि यहाँ पे H2SO4 का सॉल्यूशन है, लेकिन बेटा इसका कंसंट्रेशन मेरे को फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, इसका कंसंट्रेशन. तो कैसे फाइंड करेंगे इसका कंसंट्रेशन, तो मैं एक दूसरा सॉल्यूशन क्या ले लूंगा, एक दूसरा सॉल्यूशन ले लूंगा जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मेरे को पता है. अब वही सॉल्यूशन को लूंगा मैं जो इस सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. तो बेटा खुद से बताओ, अगर ये H2SO4 एसिड है तो बेस का सॉल्यूशन लेके रिएक्शन करवाना पड़ेगा कि नहीं मेरे को? हाँ sir. अगर मान लो कि एसिड का सॉल्यूशन है और एसिड के सॉल्यूशन में अगर एसिड ही डिजॉल्व करेंगे तो रिएक्शन तो नहीं होगा, ये तो पता आपको.
आप मान लो कि यस सर। आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका एसिड का सॉल्यूशन का आपको सारा इंफॉर्मेशन आपको पता करना है, तो उसको किसके थ्रू करेंगे? टाइट्रेशन के थ्रू। आई बात समझ में? सिमिलरली क्या होता है कि आप याद रखिएगा, अद्रिक याद रखिएगा कि आपके पास एक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। यस सर। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मान लो कंसंट्रेशन पता है तो रिड्यूसिंग एजेंट से आपसे पूछ लेगा, या रिड्यूसिंग एजेंट का कंसंट्रेशन आपको पता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूछ लेगा। तो वो पढ़ाऊंगा मैं रेडॉक्स टाइट्रेशन में। एक होता है आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो भी पढ़ाऊंगा आपको रेडॉक्स रिएक्शन में। तो बेटा बहुत सारा ऐसा टाइट्रेशन होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक सोल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन पता होता है, और दूसरा सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन पता नहीं होता उसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो टाइट्रेशन ये एक्चुअली लैब का चीज है। इसका थ्योरी में एक दो लाइन लिख देता हूँ, वही याद रखना है कि आप लोग लिखो क्या होता है। देखो यहाँ पे केसरी लिखो। देखते बहुत बच्चा को देखते हैं यहाँ पे कि देखो क्या क्या लिख रहा हूँ, सुनो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। इट इज प्रोसेस टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ solution with the help of a solution with नॉन कंसंट्रेशन। तो बेटा इसी सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आपसे बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, बोलना सॉल्यूशन उस कंसंट्रेशन भी नो। अब एक समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्नब समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? यस सर। सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन आपको पता है, जिसके बारे में सब कुछ पता है, उसको कंसंट्रेशन को बोलेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जिसके बाद जिसका कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है, सॉल्यूशन उस कंसंट्रेशन यू हैव टू फाइंड, दैट इज कॉल्ड अननोन सॉल्यूशन। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ सर। यस। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक सिंपल याद रखो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है, एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा। बट एक चीज याद रखना बेटा, जब भी हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो दोनों सॉल्यूशन रिएक्टिंग होता है, नॉन रिएक्टिंग पे टाइट्रेशन कभी नहीं होता। याद रखोगे? ओके सर, मतलब ठीक है सर। नॉन सॉल्यूशन लिख लो आप कहीं पे कि नॉन सॉल्यूशन और नॉन सॉल्यूशन मस्ट बी रिएक्टिव। अगर दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगा तो आपका टाइट्रेशन नहीं है, वहां पे फेल हो जाओगे आप। तो आपके पास सबसे पहला कंडीशन क्या होता है यहाँ पे बताइए? सुनित्रा बताओ सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? बोथ सॉल्यूशन मस्ट बी रिएक्टिव। और एक सॉल्यूशन जिसका नॉन सॉल्यूशन है, तो देखो मैं क्या होता है यहाँ पे, एक टर्म क्या होता है देखना, यहाँ पे एक टर्म होता है आपका टाइट्रेंट। टाइट्रेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन विथ नॉन, ये सब टर्म यूज होता है आपको विथ नॉन कंसंट्रेशन। तो बेटा जिसका कंसंट्रेशन पता होगा उसको क्या बोलेंगे आप? सुमग्नो, if concentration of solution you know, that solution is called titrant। याद रखोगे titrant is नॉन सॉल्यूशन। एक होता है आपका टाइट्रेंट। टाइट्रेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन whose concentration is to be determined। सॉल्यूशन याद रखिएगा, आप याद रखिएगा यहाँ पे देखो कि solution whose concentration to be determined is called titrant। A solution whose concentration known for you, that is called titrant। The titrant, a titrate, समझ में आ गया क्या होता है ये दोनों? हाँ आप सर। बता दो। अगर ये मान लो ये सुनो एक सिंपल बता रहा हूँ, अगर मान लो ये एसिड होगा तो ये बेस लेना पड़ेगा। यस सर, नहीं तो रिएक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर ये बेस होगा तो इसको क्या लेना पड़ेगा? एसिड। अगर ये मान लो कि नॉन सॉल्यूशन अगर आपका बेस है तो ये क्या लेना पड़ेगा? एसिड लेना सर पड़ेगा। एसिड लेना पड़ेगा। हाँ, यस। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो ये क्या होना चाहिए आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। सही बात समझ में? तो देखो क्या होता है उसके बाद होता है क्या कि ये होता है, एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट, एक होता है इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट बोलते हैं इसको हम लोग। ये सब टर्म यूज होगा आपका, एंड पॉइंट। तो बेटे क्या होता है, एक सिंपल थ्योरी बता देता हूँ आपको कि देखने क्या होता है। जब लैब में जाओगे ना तो कुछ ऐसे आपने देखा होगा, कुछ कॉनिकल फ्लास्क होता है, ऐसे होता है नहीं लैब में इस तरह कराता है कि नहीं, बता दो आपको हाँ कॉनिकल, सर। इस तरह का कॉनिकल फ्लास्क होता है।
और आपने देखा होगा कि ब्यूरेट स्टैंड होता है, इस तरह का ब्यूरेट स्टैंड होता है, और उसमें देखना है कि ब्यूरेट स्टैंड में आपका क्या था, ये ब्यूरेट स्टैंड होता है, उसमें देखना ये ब्यूरेट लगा रहता है कि नहीं, ब्यूरेट आपने देखा होगा इस तरह से। तो उतना ज्यादा फिगर में बना नहीं बना पाओगा। इसमें ग्रेजुएटेड इस तरह का ट्यूब रहता है, इस तरह का ट्यूब रहता है कि नहीं, इस तरह से देखना आप लोग, यस सर। इस तरह से। और इसमें आपने देखा होगा, इसमें देखा होगा कि नॉब लगा रहता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहता है, ये ब्यूरेट का स्टैंड होता है, ये ब्यूरेट। स्लोली ड्रॉप्स देता है उसमें। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूरेट बोलते हैं कि नहीं, ब्यूरेट बोलते हैं हम लोग, ब्यूरेट। यस। इसमें मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपने क्या किया, टाइट्रेंट लिया। तो टाइट्रेंट का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और यहाँ पे एक सॉल्यूशन लोगे बेटा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लोगे जिसका कंसंट्रेशन फाइंड करना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइट्रेट, टाइट्रेंट। तो ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन नॉन। और उसके साथ एक इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग। बेटा इंडिकेटर का काम क्या होता है, टू आइडेंटिफाई एंड पॉइंट बाय चेंजिंग। कैसे चेंजिंग करेगा बता दो, कलर। तो बेटा ये सब पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले सुनो, बता रहा हूँ मैं एक चीज आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि स्टैंड वीडियो ऑन कर लीजिए। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, बहुत आदमी का देखो पवित्रम बंधु वीडियो ऑन कर लो बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज। ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए आपका एसिड बेस का नेचर, एसिड बेस का रिएक्शन, एसिड बेस पे पीएच, ये सब आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आप जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ोगे, आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ोगे, बेटा याद रखना, आयनिक इक्विलिब्रियम जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक ये टॉपिक आपका क्लैरिटी नहीं मिलेगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर कोई भी टीचर बोल देगा कि सम बेसिक कंसेप्ट में देके आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया, मैंने पूरा डिटेल पढ़ा है, तो बोलो आपको उल्लू बना रहा है। क्योंकि इसमें पीएच का कंसेप्ट बहुत डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में। तब क्योंकि क्या होता है, सुनो मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि एक होता है इंडिकेटर, इंडिकेटर का नेचर होता है एसिड और बेसिक नेचर होता है। इंडिकेटर जो कलर चेंज होता है वो पीएच सेंसिटिव होता है, उसका कलर चेंज कौन एसिडिक मीडियम होगा कि बेसिक मीडियम होगा, अभी कुछ नहीं है बेटा समझ पाओगे। इसलिए एडवांस का जितना भी प्रिपरेशन करते हो बेटा पेशेंसली सुनो, मैं इक्विलिब्रियम में इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको, रेडॉक्स में इक्विलिब्रियम में जाते जाते। इसीलिए अभी एक मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ आपको कि टाइट्रेशन होता क्या है, अभी डिटेल में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, डिटेल पढ़ा तो मैं इक्विलिब्रियम में और रेडॉक्स में। समझ में आया अद्रिक, मैं बताऊँ, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स में डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है सर। इतना अच्छा टॉपिक है ये कि जे एडवांस का सबसे फेवरेट टॉपिक है टाइट्रेशन का। इसलिए टाइट्रेशन आप सोचोगे कि मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा के एक्सपर्ट बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारा टीचर बोल देता है मैंने ये पढ़ा दिया बेसिक में, ये पढ़ा दिया, कुछ नहीं होता बेटा। ये सब आपको जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ाओगे, और याद रखना इक्विलिब्रियम ही 11th के एक ऐसा टॉपिक है, चैप्टर जीओसी, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम, यही दोनों चैप्टर बैंड बजा के रख देता बच्चा का। याद रखना, ये चैप्टर पढ़ाने दो ना, तब देखना क्या होता है वहां पे। तो देखो मैंने क्या बोला, इन थ्योरी समझो कि आपके पास एक नॉन सोल्यूशन होगा, एक आपका नॉन सोल्यूशन होगा, दोनों रिएक्टिव सोल्यूशन होगा, तो वहां पे एक नॉन सोल्यूशन से और नॉन सोल्यूशन का क्या करेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। तो बेटा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, टाइट्रेशन। ये समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ सर। हम्म। और टाइट्रेशन में हमेशा याद रखिएगा कि टाइट्रेशन में एक क्या होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, एक क्या होता है आपका सर अननोन सॉल्यूशन या अननोन टाइट्रेंड। सॉल्यूशन, टाइट्रेंड। तो टाइट्रेंड में क्या करते हैं, इंडिकेटर देके यहाँ पे कलर चेंज होता है, उसके थ्रू हम लोग एंड पॉइंट को फाइंड करते हैं हम लोग। तो अभी इसी पे याद देखें, एंड पॉइंट को याद रखिएगा, एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, व्हेन, देखो देखो, व्हेन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज कंप्लीटली reacted with solution with unknown concentration। मैंने बोला कि सुनो, देखो यहाँ से ब्यूरेट से आप क्या करोगे, मान लो कि यहाँ पे एक सिंपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो कि मैंने 200 ml ले लिया आपका HCl का, लेट कर लो, कंसंट्रेशन फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैं टाइट्रेशन करूंगा। बेटा खुद सोचो कि ये जो 200 ml मैंने HCl क्या लिया, इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट HCl डिजोल्व होगा,
मेरे को पता नहीं कि कितना, लेकिन ये तो पता है कि सर्टेन अमाउंट डिसॉल्व होगा। हाँ लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते चला जाएगा। सर, हाँ सर, NaCl बना, यस सर। आप सुनिए, यहाँ पे जैसे ड्रॉप वाइज आप ड्रॉप एकदम सडनली नहीं हम लोग देते हैं, नॉब खोल के एकदम ड्रॉप वाइज हम लोग ऐड करते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे जो भी आपका हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, सारा का सारा जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड आपका कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर होता है वो कलर चेंज करेगा उस पॉइंट पे। और जैसे उस पॉइंट पे कलर चेंज हो गया कि एडिशन, लोग वहाँ पे पीरियड से क्या करते हैं, एडिशन स्टॉप कर देते हैं हम लोग, फिर उसका रीडिंग ले लेते हैं हम लोग, फिर उसको 2-3 बार ऐसा काम करते हैं हम लोग। 2-3 बार करने के बाद उसका एवरेज वैल्यू लिया जाता है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में वो सब पढ़ोगे। उसके बाद बेटा वहाँ पे एनालिसिस आता है कि कितना इक्विवेलेंट कितना के साथ क्रिएट किया। आई बात समझ में? तो ये होता है लैब का चीज, यहाँ पे नहीं करवा पाऊंगा। आप सीधा याद रखिएगा कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है, एक नॉन स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है। समझ में आई बात? ये तो आपको याद क्या रखना है आपको, जब एसिड को स्टैंडर्ड सोल्यूशन मान लो बेस लिए, और एसिड आपका नॉन सोल्यूशन होगा, तो जब आप बेस ड्रॉप वाइज ऐड करोगे एसिड में, जब एसिड बेस के साथ कंप्लीटली रिएक्शन कर जाएगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेटा वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने किसका हेल्प लिया, इंडिकेटर का। इंडिकेटर जैसे कलर चेंज कर देगा, समझ में आ जाएगा कि कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, तो वहां से दोनों के इक्विवेलेंट को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। एक का कंसंट्रेशन आपको पता है तो दूसरा का फाइंड कर लेंगे कि नहीं हम लोग। हाँ सर। सुरंग এটা বুঝেছিস तो इन पॉइंट पे जैसे होगा तो इन पॉइंट कहाँ से देखेंगे, तो इंडिकेटर के थ्रू देखेंगे। जो अभी हाँ, जो अभी अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, वो सब अभी नहीं समझ में आएगा, वो सब पढ़ाएंगे हम लोग आपका इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। अभी एक एग्जांपल देख के जाने दीजिए। देखिए टाइट्रेशन कितना टाइप का होता है वो लिख लीजिए, और उसका देखिए टाइट्रेशन में थोड़ा पढ़ाऊंगा। टाइट्रेशन कितना टाइप का होता है देखो, यहाँ पे बहुत टाइप का टाइट्रेशन होता है, उसमें सेलेक्टिव होता है। देखो, एक होता है बेटा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एक होता है आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन, एक होता है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और एक होता है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बाद एक होता है आपका, सबसे पहले याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बाद एक लास्ट जो बता रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। आप देखना कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आपके सिलेबस में ये बहुत कम है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का चीज है, बाद में पढ़ोगे। प्रेसिपिटेशन आपको मैं आयनिक में पढ़ाऊंगा, रेडॉक्स आपको रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको एसिड बेस टाइट्रेशन। अब वो भी एसिड बेस टाइट्रेशन मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा आपको, अभी 1/4 पढ़ाऊंगा, 3/4 आप पढ़ोगे इक्विलिब्रियम में। इसलिए कभी भी क्वेश्चन आप भेजोगे, अगर मैं बोल दूंगा कि इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा उसको। अब मत बोलिएगा कि सर को नहीं आता, मैं पढ़ा दूंगा इक्विलिब्रियम में ये सब। तो लिखो एसिड बेस टाइट्रेशन। तो देखो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, सुनने ये मेरी बात, मैंने क्या बोला याद रखिएगा। यहाँ पे एट इंड पॉइंट, इंड पॉइंट का मतलब क्या होगा अद्रिक बता दो आप लोग। फंडा बोलो, इंड पॉइंट का मतलब क्या होगा, इंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होगा, जो एसिड बेस लिए क्या करेगा। सर, जब रिएक्ट करने के बाद मतलब एक पॉइंट पे वो कलर चेंज कर देता है, उसे हाँ, हम एंड तो पॉइंट। कंप्लीट रिएक्ट हो जाएगा कि नहीं। यस सर। दैट इज एसिड इज कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या हो जाएगा बताइए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यस सर। जैसे ये टर्म ले लेगा समझिए कंप्लीट रिएक्ट कर गया, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। तो जब भी एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय बेस करेगा तो वहां पे कलर चेंज होता है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पे एक ही चीज क्या याद रखना है आपको, देखो यही चीज याद रखना है आपको, क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस, या आप बोलेंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू सांगने क्या बोलेंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बेटा सुनो, equivalent you can express in the terms of moles, equivalent you can express in the terms of normality, equivalent you can हाँ सर। express in the terms of mass। मास। अगर मेरे को एसिड का मास पूछेगा तो वो भी फाइंड कर लेंगे हम लोग, बेस अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा तो। यस। तो देखो, तो याद रखना आपका, जैसे ये टर्म ले लेगा इक्विवेलेंट का तो समझिएगा दोनों के इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्वेट हो जाएगा।
तो बस यही आपको, यहीं तक आपको यहाँ पे जर्नी को रोक देना है, इससे ज्यादा आप ही नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। पीएच वेस का कुछ नहीं है आपको कंसेप्ट अभी, तो इसलिए मत समझिए। आप ये मत समझना कि पीएच आप जो 10th में पढ़ा होगा वही पीएच है। पीएच का बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रामा चलता है, इसलिए थोड़ा पेशेंसली सुनो कि अभी मेरे को ये याद रखना है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिड बेस टाइट्रेशन, राइट? For the acid based titration you must have information regarding the acidity and basicity। मतलब एन फैक्टर का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा आपको, जितना पढ़ाया था, जितना मैंने एग्जांपल दिया तो उतना याद रखो, उसी से काम चल जाएगा अभी। आई बात समझ में? तो देखो क्वेश्चन करो, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होता है। देखो क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, देखना। देखना सबसे पहले एग्जांपल ले लेता हूँ, देखना यहाँ पे। देखिए उस क्वेश्चन में कितना ग्राम डाइबेसिक एसिड दिया ये बताना आप लोग। 0.45। 0.45। ओके, डाइबेसिक एसिड दिया, इसका मतलब बेसिसिटी कितना लेंगे उसका? 2। सर 2। 2। एन फैक्टर कितना हो गया उसका? 2 हो गया कि नहीं? हाँ सर। ओके, अब बताइए इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मोलर मास बाय 2 कर देंगे कि नहीं तो यहाँ पे? मोलर मास बाय 2। यस सर। हाँ, कितना रिक्वायर्ड कर रहा है देखो, कितना सॉल्यूशन यूटिलाइज करने के लिए? 5 200 ml 0.05 नॉर्मल क्या लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बोल रहे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बेटा क्या होगा? ये इक्विवेलेंट का कांसेप्ट से आ गया कि नहीं आपका? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है कि नहीं है? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसका लिखेंगे आप? इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये बता दो, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का एक्सप्रेशन किस में आना चाहिए? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, क्योंकि मास दिया ना उसका हाँ एसिड सर। का। हाँ सर। यस। और इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में होना चाहिए? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो बेटा ये सब कन्वर्जन अगर नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इसका क्या लूंगा? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। बेटा बता दो कितना मास दिया यहाँ पे? 0.45। यहाँ पे क्या करेंगे? मोलर मास बाय 2 कर देंगे कि नहीं इक्विवेलेंट मास को? डायबेसिक एसिड है तो। और नॉर्मलिटी कितना लेंगे? 0.05 लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे आप देखो? 200 बाई क्या करेंगे? 1000 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम लीटर में चाहिए। बेटा बताओ एम कितना हो जाएगा? चेक कर लो आप। जैसे देख रहे हो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा आपका। एम बाई 2 जाएंगे तो एम जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 जलाएगा तो 0.9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 9 बाई क्या होगा? 0.5। ये देखो ये 9 इंटू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा कि नहीं बेटा बता दो। बताओ कितना रहा है? 180 ग्राम पर मोलर है कि नहीं, Yes, sir. या डिफरेंट एरर? तो ये आप ये बताइए कि इस तरह के क्वेश्चन को ट्रीट करने के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन है कि नहीं? ना रिएक्शन लिखना है आपको, कुछ नहीं करना है, इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देना है। अब बेटा क्वेश्चन में देखो डायबेसिक एसिड तो दे ही दिया आपको, तो मान लो अननोन एसिड है तो डायबेसिक एसिड बोल दिया तो आपको आप क्या देंगे? बेसिसिटी पकड़ लिया, सुबह को बेसिसिटी वगैरह कितना? 2 हो गया, टाइम फैक्टर आपको पता ही चल गया। अब मेरे को क्या करना था? अननोन सोल्यूशन यहाँ पे कौन है बेटा? एसिड का। अननोन सोल्यूशन किसका? एसिड का। और नॉन सोल्यूशन किसका? आपका बेस का। सर बेस का। तो ब्यूरेट को किस में रखेंगे? ब्यूरेट में किसको रखेंगे? सोडियम सर हाइड्रोक्साइड। सोडियम और हाइड्रोक्साइड। जो यस। एसिड आपका नॉन है उसको कहाँ पे रखेंगे? कॉनिकल फ्लास्क में सर केम हाँ रखेंगे। यस सर। हाँ, और ड्रॉपर आपने देखा होगा लैब में, उसके थ्रू क्या करते हैं? लैब के उसके थ्रू क्या देते हैं हम लोग? इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग। आपने एक पाइपेट भी देखा होगा, स्पेचुला देखा होगा, तो पाइपेट से क्या लेते हैं हम लोग? नॉन सोल्यूशन को हम लोग करते हैं, याद करो। अब ब्यूरेट को रिंस भी करते हैं हम लोग कितना बार, एक्यूरेसी लाने के लिए। तो ये सब बेटा लैब में देखोगे आप लोग। चलो एक और देखो क्वेश्चन अब। देखो बोला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ग्राम पर लीटर। किसी भी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसिड डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा अगर ग्राम पर लीटर होगा तो उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। अब मोल पर लीटर को अगर ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं? यस। तब मेरा यहाँ पे टारगेट क्या होगा? मेरा टारगेट होगा यहाँ पे पहले मोल पर लीटर फाइंड करना। अरे बेटा मेरा टारगेट होगा यहाँ पे कि एस्ट्रोसोपोर का मोल पर लीटर फाइंड कर लेना, और उसके बाद चले जाएंगे ग्राम पर लीटर में। तो बताओ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोल दिया कि नहीं यहाँ पे? तो क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट ऑफ एस्ट्रोसोपोर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा यहाँ पे दोनों का नॉर्मलिटी वॉल्यूम लीटर में लेना है।
बताओ नॉर्मलिटी कितना हो गया इसका? अगर इसका मैंने n ले लिया, इंटू वॉल्यूम कितना लेंगे 12, यहाँ पे वॉल्यूम कितना लेंगे बता दो, यहाँ पे कितना लिए 1/10 लिए, इंटू वॉल्यूम कितना लिए बेटा बता दो, यहाँ पे वॉल्यूम लिया मैंने 15, तो फिर तो नॉर्मलिटी ऑफ एस्ट्रोसोफोर यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, नॉर्मलिटी ऑफ एस्ट्रोसोफोर कितना आ रहा है बेटा, दोनों ml में था इसीलिए मैंने 1000 से डिवाइड नहीं किया, देखो दोनों ml में लिया कि नहीं बेटा, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड नहीं किया कि दोनों तरफ वॉल्यूम आ जाएगा तो 1000 का कोई मतलब ही नहीं है आपका। अगर एक तरफ आप लीटर में लेंगे तो दूसरी तरफ भी लीटर में लीजिए, एक तरफ ml में लीजिए तो दूसरी तरफ भी ml में लीजिए, तो 1000 का एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं होगा आपका। तो बेटा बता दो नॉर्मलिटी ऑफ एस्ट्रोसोफोर कितना मिल रहा है आपका, चेक करो। 0.25. 0.25 नॉर्मल आ गया। अब बेटा बताइए तो मोलरिटी ऑफ एस्ट्रोसोफोर कितना हो जाएगा बताना, इसका हाफ हो जाएगा कि नहीं? अरे छोड़ो ना, एक काम करो बता दो तो। अच्छा ये बता दो, अब यहीं से मैं कर देता हूँ। अच्छा ये बता दो 0.25 नॉर्मल का मतलब क्या आता है, ये बता दो आप। अरे बेटा 0.25 नॉर्मल का मतलब क्या होता है ये बताओ आप। Sir, it's 0.125. सर 0.125 आ रहा है। अच्छा 125 आ रहा है आपका, 0.125 कर दिए। अब बताइए 0. नॉर्मलिटी का बात कर रहा हूँ मैं, कि नॉर्मलिटी दे रहा हूँ यहाँ पे, तो उधर कितना था 5/3 था, तो ये हाँ जाएगा 1.25 नहीं दिख रहा हूँ यहाँ पे। नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे तो उधर 5 जाएगा, 5 बाई क्या करेंगे इसको 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.125 आ रहा है आपका आप लोगों का। हाँ सर यस अच्छा एग्जैक्टली वही आ रहा है। अच्छा ये बताइए 0.125 नॉर्मल का मतलब क्या होता है ये बता देंगे तो इंग्लिश मतलब सर 0.125 इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज, आप बोल सकते हैं ना कि 0.125 इक्विवेलेंट्स ऑफ एस्टोसोफोर डिजॉल्व इन, कितना में डिजॉल्व है बताइएगा, डिजॉल्व इन 1 लीटर। अब ये बता दो कि 1 इक्विवेलेंट ऑफ एस्टोसोफोर स्टैंड फॉर हाउ मेनी ग्राम्स? 98 grams. 49 ग्राम होगा। तो 49 ग्राम्स होता है। 49 ग्राम होगा, कितना बार मैं ये सब बोल चुका हूँ कि 49 ग्राम होता है एक इक्विवेलेंट का, क्योंकि एस्टोसोफोर डायबेसिक एसिड होता है, तो उसका मोलर मास आप 98 लिए थे, उसका हाँ बाय सर 2 डिवाइडेड बाई करेंगे 2। 49, तो 49 ग्राम स्टैंड फॉर द 1 इक्विवेलेंट। तब बता दो इतना इक्विवेलेंट आपका डिजॉल्व है, तो इसीलिए अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा बताना आप लोग, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ग्राम पर लीटर में बताना। 0.125 को 49 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ग्राम पर लीटर आ जाएगा कि नहीं बेटा बताना आप लोग। यस तो यही फाइंड करना था। तो देखो और एक चीज बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा, देखो लिख लो कहीं पे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर है बेटा, याद रखना, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास होगा कि नहीं बेटा, या मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा, मोलरिटी हाँ सर। इनटू मोलर मास। अब बताइए अगर कहीं भी आपको स्ट्रेंथ पूछेगा तो स्ट्रेंथ को किस में, स्ट्रेंथ अगर मान लो फाइंड करना है तो नॉर्मलिटी को किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट मास से, और मोलर कंसंट्रेशन देगा तो उसको मोलर मास से करेंगे। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे स्ट्रेंथ देगा और उसको नॉर्मलिटी अगर लाना होगा तो इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे कि नहीं आप? यस तो याद रखिएगा, तो ये कुछ आइडिया लगा पे कैसे स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं हम लोग। अरे बेटा समझ में आया कैसे ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट पे। हाँ सर. समझ आया। है। हाँ तो याद रखिएगा यहाँ पे इक्वल सबका देख रहे हैं हालत, यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना भी बच्चा है देखिएगा, तो यहाँ पे सीधा मैंने बोला कि हाउ टू फाइंड द इक्वलेंट, तो इक्वलेंट का समझ में आ गया ना कि इक्वलेंट सुमेंदु बेटा बुझे चीज तो इक्वलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ बेस। स्नेहा देवी की खबर ভালো আছো তো? स्नेहा नारायण बजो, नारायण नारायण क्या समझ में आ रहा है ये? थोड़ा पढ़ना पड़ता है बेटा पढ़ना। ये समझ में आ गया ना कि हाउ टू इक्वेट द इक्विवेलेंट, व्हाई यू हैव टू इक्वेट द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस।
बिकॉज टर्म क्या दिया था, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, सर राइट। कंप्लीट, हाँ सर yes। चलिए एक और टॉपिक आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये डुलोंग पेटिट्स लॉ का एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर ये करवाएंगे, ये अगर हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आप लोग बना देंगे। यहाँ पे मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ और ये 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, आप लोग खुद से कीजिए। डेंसिटी ऑफ मोनोबेसिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड था, बताओ मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डेंसिटी बोल दिया तो मोनोबेसिक बोल दिया तो फैक्टर कितना लेंगे एसिड का, 1। 1. मोलर मास कितना दिया उसका, 24.2 ग्राम पर मोल। अब बेटा यहाँ पे क्या दिया, स्ट्रेंथ दे दिया कि न्यूट्रल उसका, हाँ सर। स्ट्रेंथ किस में दिया है, 1.21 केजी पर लीटर। उसको केजी पर लीटर को आप क्या करेंगे, मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं। तो बेटा एक सिंपल याद रखना कि सब केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है, सारा केमिस्ट्री नहीं पढ़ता है। कुछ ऐसे मेरे तो कॉमर्स का लाइन का भी होता है, आर्ट्स लाइन का होता है, लेकिन उसको जब मेडिसिन देगा वहां पे कुछ लिखा तो वहां पे ग्राम पर लीटर में लिख के देगा ताकि स्ट्रेंथ के टर्म में देगा वो, क्योंकि वो सब समझ में आ जाएगा। अब वहीं पे मोलर देता तो सबको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमेशा याद रखिएगा सुमेंदु कि स्ट्रेंथ सोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। स्ट्रेंथ को मोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ पर लीटर को मोलर तो मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसी स्ट्रेंथ को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो आप, देखो कितना आ जाएगा वैल्यू आपका। सही तक एफर्ट ले बाबू, एफर्ट स्क्रीन देख ले, कोनो लाभ नहीं, एफर्ट ले। दिव्यांका चांद, ये लड़की तो खाली स्टाइल मारती रहती है, पढ़ाई वढ़ाई कर, थोड़ा वीडियो ऑन कर। देखने क्या कंडीशन है इंडिया का, खाली स्कैम होते रहता है एजुकेशन में। देखो ना नीट का पेपर लीक हो गया, कैंसिल कर दिया एग्जाम को। तो कितना वर्स्ट सिचुएशन में लोग, कितना वर्स्ट कंडीशन में लोग जी रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसीलिए बेटा पढ़ाई कर, थोड़ा भी इधर उधर करोगे कहीं नहीं रहोगे रेस में। आयो कंपटीशन के लिए थोड़ा एनर्जी को मेंटेन करो। कितना रहा, 12 आ रहा है कि नहीं, चेक करो। हाँ सर 12 आ रहा है। 12 आ रहा है ना, तो समझ में आ गया कैसे प्रोसेस होता है। मैं भी फिर से बता रहा हूँ, देखो बेटा ये बताइए क्या दिया, स्ट्रेंथ दिया कि नहीं बताइए, डेंसिटी दिया, तो डेंसिटी का मतलब क्या होगा, स्ट्रेंथ का मतलब हो जाएगा कि नहीं, बताओ स्ट्रेंथ ही हो जाएगा कि नहीं वो। हाँ सर। अब बताइए 1.1, ये लिटरली स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बेटा बता दो तो मोलरिटी जो बजाएंगे, मोलरिटी जब जाएंगे, मोलरिटी ऑफ एसिड जाएंगे तो एसिड का मोलरिटी कितना हो जाएगा, तो 1.21 तो इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वो मोलर मास। मोल पर लीटर हो जाएगा कि नहीं आपको बताइए। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कितना जा रहा है, 50 आ रहा है कि नहीं बताइए, कितना आ रहा है, 50 आ रहा है कि नहीं, चेक करो आप लोग। हाँ सर 50 मोलर। 50 आ रहा है। 50 मोल पर लीटर आ गया कि नहीं बताइए आप ना। आप बताइए इससे क्या सुमेंदु बताइए इससे क्या पता चला, कि मेरे को पता चल गया कि इसमें जो मैंने लैब में जो काम कर रहे थे इससे मेरे को पता चल गया कि कितना मोल पर लीटर है एसिड। हाँ सर। ओके, ओके नाउ टेल मी, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है आपको, देखना है यहाँ पे वॉल्यूम कितना इसका रिक्वायर्ड चाहिए। तो मेरे को मोलर कंसंट्रेशन तो मिल गया इसका, तो वॉल्यूम क्या होगा, V1 ले लूंगा मैं। तो क्या करेंगे बताओ, तो इक्विवेलेंट ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, तब बेस बेस। जो NaOH दे। अब ये बताइए कि यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा एसिड का, 1 ही लेंगे हम लोग। सब मोनोबेसिक 101। हाँ तो बताइए एन फैक्टर अगर 1 होगा तो उसका मोलर नॉर्मेलिटी क्या होगा, वही इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यस। सेम हो जाएगा। तो दोनों का क्या होगा, इसका मोलरिटी दिया तो उसका नॉर्मेलिटी भी वही ले लेंगे, इसका भी मोलर कंसंट्रेशन जो होगा वही उसका नॉर्मेलिटी भी होगा। तो आप बताइएगा यहाँ पे कि V1 मैंने ले लिया यहाँ पे, इसका N1 V1 का फॉर्मूला लगा देंगे आप यहाँ पे, N1 V1 इक्वल टू क्या करेंगे, N2 V2। बेटा ये बताना है N1 कितना होगा आपका, 50 ही होगा। अब V1 मैंने फाइंड कर लिया यहाँ पे, N2 कितना हो जाएगा बेटा बताइएगा, 0.24। तो 0.24 गिवन है। अब V2 कितना है आपका गिवन, 25। बस हो गया। इसीलिए V1 कितना हो जाएगा बल में चेक कीजिए आप लोग, 0.24 इंटू 25 बाय 50, ये 2 हो जाएगा।
0.12 हो जाएगा ml आपका। इसी को बैठा जाओगे तो 20 इंटू 10⁻² ml हो जाएगा कि नहीं, आपको बताइए। 12। केसरी देख लो बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ ना, दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वेट कर रहा हूँ। इससे अच्छा क्या क्वेश्चन मिलेगा इक्विवेलेंट पे, कितना तो सिंपल थ्योरी है। मित्रा दीदी थोड़ा लिखो, इतना बैठे नहीं रहो, थोड़ा लिखने का भी काम करो। बहुत बच्चा को देखने एकदम पूरा एकदम साइलेंटली देखते रहते हो। Shubham Note Puja is strongest and strongest concept equivalent concept. Shubham बोले बुझे সেটা কি করবে এটা স্ট্রেংথ। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अब ये क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पहले थ्योरी पढ़ा देता हूँ, उसका फिर मैं आता हूँ टॉपिक पे। देखो क्या होता है, नोट करके लिख लो। When an acid is mixed with a base, और याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग एसिड का बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग, ये भी बात कर रहा हूँ मैं स्ट्रॉन्ग बेस का। तो बेटा याद रखना क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सुनना मेरी बात, अगर इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, पीवाईक्यू का क्वेश्चन मिलेगा आपको, सुनो बता रहा हूँ। अगर आपने इक्विवेलेंट ऑफ एसिड देखा इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस अगर हो गया, तो याद रखिएगा प्रमाणिक यहाँ पे रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। याद रखोगे, ये सब नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पीवाईक्यू में मिलेगा क्वेश्चन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एसिड बेस मिक्स कर देगा। अब बोले कि व्हाट शुड बी द nature of resulting solution, the whatever the equivalent of acid equal to equivalent of strong acid equal to equivalent of strong base। किसी का मास दे देगा, किसी का नॉर्मेलिटी देगा, कुछ नहीं, आपको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो। अगर इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। वहां से कभी नॉर्मेलिटी आपसे नहीं पूछेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या बोलना चाहा कि दोनों का इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो। इफ यू आर गेटिंग द सेम इक्विवेलेंट तो बेटा नॉर्मेलिटी वहां से नहीं पूछेगा, वहां से सीधा पूछेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो बता दोगे आप लोग? हाँ सर। सेकंड पॉइंट लिखो, व्हेन इक्विवेलेंट या मिल इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं? यही पार्ट था मिसिंग। हाँ यस सर। तो बताइए, अगर दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे कि नहीं है? ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अगर बेस हो जाएगा, किसका ग्रेटर हो गया बेटा यहाँ पे? सर एसिड का ग्रेटर। सर रिजल्टिंग सॉल्यूशन भी एसिडिक होगा। हाँ, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे, रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक या बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, सर एसिडिक होना चाहिए, हाँ सर। एसिडिक नेचर। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको बोलेगा कौन सा नेचर होगा बताइए, तो क्या बोलेंगे आप, एसिड या बेस का क्या नहीं बोलेंगे बता दो, एसिडिक नेचर। तो ये याद रखिएगा। अब बेटा याद रखना कि वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो पहला बता दिया। सेकंड मैंने बताया कि इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। तो बेटा याद रखना यहाँ पे N1V1 ये किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का, और माइनस क्या करेंगे N2V2 ये किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस का। ये होगा हाँ आपका नॉर्मेटिव मिक्सर, ये आपका वॉल्यूम मिक्सर होगा, ये याद रखिएगा।
अगर मान लो 2 एसिड लेगा तो दोनों के इक्विवेलेंट को ऐड कर दीजिएगा, 4 बेस लेगा तो 4 का इक्विवेलेंट को ऐड कर दीजिएगा। सबको ऐड करने के बाद देखिएगा ओवरऑल एसिड का ज्यादा है कि बेस का ज्यादा है। अगर एसिड का ज्यादा होगा तो एसिड माइनस बेस कर लीजिएगा, अगर देखना है कि बेस का ज्यादा है तो बेस माइनस एसिड कर लेना। ये ट्रिक याद रखो, काम चल जाएगा आपका। और यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज, क्या देखना है, ये जो नॉर्मेटिव मिक्सर होगा ये इक्विवेलेंट टू एच प्लस कंसंट्रेशन इन द मिक्सर आप फाइंड कर लोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपसे पूछेगा कि एसिड बेस को मिक्स कर देगा, और आपसे पूछेगा कि व्हाट शुड बी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ यू आर टेकिंग द इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो सीधा नॉर्मेटिव फाइंड कर लेना सुनित्रा वहां पे, और सीधा नॉर्मेटिव मिक्सर को आप उतना ही मोलर H प्लस को बोल के निकल जाओ। तो ये ट्रिक बता दिया, इसका कंसेप्ट समझने के लिए अब थोड़ा लॉजिकली आप लिखो। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आप ही से पूछूंगा कि मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, तो आपको अगर आप वेरीफाई आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे समझ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बहुत सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन। खुद से कीजिए पहले आप लोग। देखो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको देखना क्वेश्चन। 100 ml ऑफ डेसीमोलर H2SO4 aqueous solution is mixed with 100 ml of 0.1 molar sodium hydroxide aqueous solution। बस इतना ही लिखा मैंने। फाइंड द नॉर्मलिटी and molar concentration of H plus ions in resulting solution। ये पूछा। बेटा ये बता दो डेसी मोलर का मतलब क्या होता है, M/10। बेटा डेसी मोलर का मतलब क्या होता है, M/10 होता है कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर। तो आप ये बताइए एक सॉल्यूशन किसका है आपका, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिख दिया 100 ml ऑफ, मान लीजिए कि मैं M/2 किसका ले रहा हूँ, मैं H2SO4 का ले रहा हूँ यहाँ पे। तो बेटा बता दो इसका एन फैक्टर कितना होगा H2SO4 का 2। तो मोलर हाँ सर, डाइव। मोलर को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताइएगा। सर नॉर्मल इज इक्वल टू मोलर इंटू एन फैक्टर। हाँ तो मिली इक्विवेलेंट का कंसिडर, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा बताइए आप लोग। नॉर्मेटिव वॉल्यूम एन एमएल था कि नहीं फॉर्मूला आपका। तो ये क्या हाँ होगा, 2 क्या होगा 10 इंटू क्या होगा 100, कितना हो जाएगा बता, 20 मिली इक्विवेलेंट होगा कि नहीं। फार्मूला को कोरिलेट करना सीखो, ये तो बहुत सिंपल है। फिजिक्स में तो रेजोल्यूशन और वेक्टर जब आता है ना बैंड बच जाता है वहां पे, कंपोनेंट तोड़ना साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो बहुत इजी है। मैंने क्या क्या एक सिंपल तरीका बताया, मिली इक्विवेलेंट मिली मोल्स, याद करो। इक्विवेलेंट को अगर मोल्स में कन्वर्ट, इक्विवेलेंट को अगर मान लो मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है तो मैंने बताया 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए। अरे बेटा याद करो ना, मिली इक्विवेलेंट अगर फाइंड करते इक्विवेलेंट दिया रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते कि नहीं हम लोग। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे कितना लिया, 20 लिया हमने। अगर इसी का नहीं करना था, अगर मान लो ऐसा भी कर सकते थे, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बताना। नॉर्मेटिव वॉल्यूम में सर लिख दो। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। हाँ सर। तो नॉर्मेटिव क्या करेंगे, 2 × 1/10 करना पड़ेगा आपको। अब वॉल्यूम कितना था आपका 100 था, 100 को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे ये कैंसिल ही हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ये देखना यहाँ पे ये कैंसिल हो गया आपका। जैसे कैंसिल होगा तो 2 × 10⁻² को बोल देंगे कि नहीं यार। अब बेटा बता दो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आएगा कि नहीं मेरे को। हाँ सर। अब बता दो देखने में कौन अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि ये लग रहा है कि नहीं, अच्छा बता दो 20 थोड़ा बड़ा वैल्यू लग रहा है कि नहीं, यस सर। ये छोटा वैल्यू लग रहा है कि नहीं।
तो इसीलिए कैलकुलेशन अगर मिली इक्विवेलेंट पे रखोगे तो बड़ा बड़ा वैल्यू दिखेगा, तो बड़ा वैल्यू दिखेगा तो इजीली कैलकुलेशन कर लेगा। अगर तिशा को बोलेंगे कि तिशा एक बार बता 20 + 30 कितना होगा, तो बोल देगी सीधा 20 + 30 सर, ये तो बहुत आपने सिंपल बताया 50। अब वही बोलेंगे एक काम कर 0.002 अब प्लस 0.01 और 0.003, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर लिख के लिखाना पड़ेगा। तो आप बता दो, इसीलिए मिली इक्विवेलेंट में ज़्यादा प्रेफर करो आप। अब मिली इक्विवेलेंट से क्या करना है, इक्विवेलेंट लाना तो बाय 1000 कर देंगे, इक्विवेलेंट आ गया तो फिर मोल्स में चलेंगे, एन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। तो सारा कैलकुलेशन आपको, सारा नेटवर्क आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बेटा क्या होता है, तो ये कर लो, ये वाला कर लो। अब देखो दूसरा सोल्यूशन मैंने किसका ही लिया था बताना आप लोग। 100 ml ऑफ किसका था ये, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। शुभांगनु आप बताइएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फैक्टर 1 ही होता है, तो इसका मोलर नॉर्मल सेम हो जाएगा। यस सर। आपको क्या करना है, तो देखो मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग। सीधा 0.1 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे तो 10 हो जाएगा कि नहीं। या आप इक्विवेलेंट का बात करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, फंडा पता कितना हो गया इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। 0.1 इंटू क्या करेंगे 100/1000 करेंगे कि नहीं आप श्रेजिता देखो, तो Yes. 0.01 आ जाएगा, मतलब 1 इंटू 10⁻² आ जाएगा कि नहीं बेटा। हाँ। आप बताइए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो किसका इक्विवेलेंट मैंने ज्यादा करके रखा। आप सिंपल बताओ सुभंग, देखो मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, कितना इक्विवेलेंट एसिड का है, मिली इक्विवेलेंट कितना है एसिड का बताइए, इक्विवेलेंट बता दो। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻² किसका इक्विवेलेंट है एसिड का। अब 1 इंटू 10⁻² इक्विवेलेंट किसका है बेस का। अब बताओ इस रिएक्शन में बेस आपका लिमिटिंग एजेंट है कि नहीं। हाँ सर। तो क्या हो जाएगा इतना 1 इंटू 10⁻² इक्विवेलेंट ऑफ ये क्या लिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना चाहिए, NaOH सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना चाहिए यहाँ पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका लिमिटिंग एजेंट है, तो जितना इक्विवेलेंट आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे उतना ही आपका सोडियम सल्फेट आ जाएगा इक्विवेलेंट। यस सर। अब बता दो ये क्या करेंगे। अब इतना इक्विवेलेंट मान लो कि इसको मान लो कि 10 मिली इक्विवेलेंट अगर आपने बेस लिया और 20 मिली इक्विवेलेंट अगर आपने एसिड लिया, तो 10 मिली इक्विवेलेंट है बेस, इसका 10 मिली इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा, 10 मिली यस सर। इक्विवेलेंट एसिड बचा रहेगा कि नहीं। हाँ सर। यस सर। इसका मतलब कितना इक्विवेलेंट आपका बता दो, कितना इक्विवेलेंट आपका H2SO4 का बचा रहेगा 1 इंटू 10 का सर 10 बचा रहेगा। 10 बचा रहेगा। तो बताइए आप H2 देखो मैं उसका फॉर्मूला को आपको दिखा रहा हूँ आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड बैठाइए और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे जाएंगे तो क्या होगा Na2SO4 सर बनेगा, Na2SO4 क्या हो जाएगा प्लस H2O H2O होगा। यस। 2H2 हो जाएगा। और सीधा यहाँ पे देखिए कि आपका एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो दोनों के इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप बता दो ये इक्विवेलेंट कितना है इसका 2 इंटू 10⁻² इक्विवेलेंट, इसका क्या 1 इंटू 10⁻²। तो ये क्या है लिमिटिंग रेजेंट, ये सर LR होगा। हाँ सर। एक्सेस है, ये एक्सेस है। तो बताइए इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना लेफ्ट है बताइए, H2SO4 कितना लेफ्ट है बताइएगा आप लोग। 1 इंटू 10⁻² लेफ्ट होगा। यस सर। अब बताओ तो नॉर्मेटिव मिक्सर जब फाइंड करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे H2SO4 के रिस्पेक्ट में। अरे बेटा नॉर्मेटिव मिक्सर किसके रिस्पेक्ट में जो बचा रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में जाएगा, क्योंकि वही रूल करेगा वहां पे। देखो एसिड बेस को आपने मिक्स किया, एसिड ज्यादा है तो एसिड ही तो रूल करेगा वहां पे पीएच। सर एसिडिक की हाँ मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा। हाँ एसिडिक है, इसलिए नॉर्मेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे जो एसिड बचा रहेगा आपको। तो कितना इक्विवेलेंट बचा था बताइए 1 इंटू 10⁻² लिया था। अब वॉल्यूम कितना हो गया था, दोनों को मिक्स किए थे कितना 2 लीटर हो गया, 200 ml आ गया था कि नहीं। तो 200 बाई क्या करेंगे 1000 करना पड़ेगा कि नहीं पर लीटर लाने के लिए। तो 5 इंटू 10 का नस क्या हो जाएगा 2। तो बेटा ये 0.05 नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं आपका रिजल्टिंग सोल्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, 0.05 नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं रिजल्टिंग सोल्यूशन आपका। अब हाँ बेटा सर। अब बताइए, तो ये देखो इसी को मैंने सिंप्लीफाई करके बताया। सिंपली मैंने क्या बोला कि आप ऐसा करो N1V1 कर दो, अब माइनस क्या करेंगे N2V2 कर दो, नॉर्मेटिव मिक्सर कर दो, अब वॉलो मिक्सर कर दो। बेटा बताना ये किसका होगा एसिड या बेस का, एसिड का। ये किसका इक्विवेलेंट होना सर चाहिए बेस बेस, होगा तो। क्योंकि बेस क्या आ गया कि लेस है।
तो बताइए इसका क्या लिखेंगे? अब सीधा वहां पे फॉर्मूला इतना लेंथी क्यों बनाएंगे? वो तो समझाने के लिए मैंने लिया था। तो यहाँ पे सीधा मैं क्या करूंगा, ये लिख सकता हूँ कि नहीं मैं बेटा, बता दो। ये क्या करेंगे हम लोग, सीधा इसका क्या करेंगे, 2 × 1/10 इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब माइनस करेंगे इसका बेटा, तो यहाँ पे क्या था 0.1 था, इंटू कितना करेंगे, अब सीखता बोल कितना करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम, फिर 100, फिर 100। और 100 नॉर्मलिटी किसका, मिक्सर फाइंड करना है। वॉल्यूम मिक्सर कितना हो जाएगा 200 ml आ सर जाएगा, 200 आएगा क्योंकि टोटल। सबको ml में रखे मैंने, तो वॉल्यूम मिक्सर भी ml में होना चाहिए। एक को लीटर लेंगे तो सबका लीटर में लेना पड़ेगा। अब बताइए नॉर्मलिटी मिक्सर सेम आ रहा है कि नहीं, चेक कीजिए आप लोग। शुभेंदु देखिए सेम आ रहा है कि नहीं बेटा, चेक करो आप लोग। देखिए जैसे मैं यहाँ तक जा रहा हूँ कि इसको कैंसिल करेंगे तो 20 इधर 10 और 10 बाई क्या हो जाएगा, 10 बाई क्या हो जाएगा 200। बेटा ये कैंसिल हो गया। देखो 0.05 सर नॉर्मल। 0.05 ही आ रहा है। अब बताइए, तो अब बता दो इतना लेंदी क्यों बनाओगे, उस प्रोसेस को शॉर्ट करके इसमें जा सकते हैं कि नहीं हम लोग। यस। अगर मान लो कहीं भी देखो सुमग्न, देखो कहीं भी अगर मान लो 2 3 एसिड ले लेगा और 2 बेस ले लेगा और दोनों को मिक्स, पांचों को मिक्स कर देगा, अब बोलेगा बताओ नॉर्मलिटी क्या होगा। तो समझ जाना वहां पे इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जितना भी होगा सबको ऐड कर देना, इक्विवेलेंट ऑफ बेस को ऐड कर देना, और फिर उसके बाद देखना किसका ज्यादा होगा। अगर एसिड का ज्यादा होगा तो एसिड माइनस बेस कर देना, और बेस का ज्यादा होगा तो बेस माइनस एसिड कर देना। सिंपल है कि नहीं तरीका। So how you have to find, so no, how you have to find the normality of mixture after mixing acid and base if the acid is present in excess। तो ये समझ में आ गया बेटा कैसे वर्क करोगे। यस। चलिए तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे कि पूरा लेंथी कैलकुलेशन करोगे, फॉर्मूला यूज कर लोगे। सर फॉर्मूला से ज्यादा है। हाँ, अगर मान लीजिए कि सेकंड पार्ट जो था उसमें H प्लस का कंसंट्रेशन मिक्सर में बोला था बेटा, तो कितना हो जाएगा बताइए आप। जीरो पॉइंट जीरो सर फाइव 0.05 ही होगा। मोलर कर देंगे, मोलर में कर देंगे ओके क्योंकि ठीक है। कंसंट्रेशन है वो। आई बात समझ में, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट बताने दीजिए, उसका बाद मैं अब और क्वेश्चन बताऊंगा। थर्ड बताइए, व्हेन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स इज लेस देन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेटा क्या होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो बेसिक हो जाएगा। basic अब बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ भी आपसे नॉर्मलिटी पूछेगा। देखिएगा अगर एसिड बेस को मिक्स करेगा और जैसे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का बात करेगा तो कभी नॉर्मलिटी आपसे नहीं पूछेगा। नॉर्मलिटी अगर एसिड बेस को मिक्स कर रहा है, अगर नॉर्मलिटी आपसे पूछ रहा है तो आप आइडेंटिफाई करना कि कौन एक्सेस है, तभी क्वेश्चन आता है। और ये नीट का सबसे फेवरेट टॉपिक है जेई में, नीट का ये एसिड बेस का मिक्सर का। तो बेटा यहाँ पे याद रखना क्या करना है, N1V1 ये किसका करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का। सर अब स्ट्रॉन्ग बेस माइनस स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड करेंगे, और नॉर्मलिटी किसका आएगा, मिक्सर का, और यहाँ पे वॉल्यूम किसका होगा, मिक्सर का। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो नॉर्मलिटी मिक्सर आएगा उसी के इक्वालेंट आप क्या कीजिएगा, OH माइनस मिक्सर में आप बोल दीजिएगा। तो आपका एक ही स्टेप में सारा क्वेश्चन आप निकाल के पीएच सारा कैलकुलेशन करके आप निकल जाओगे। क्योंकि नीट जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है टाइट्रेशन से। तो बेटा ये बता दो कि एसिड बेस को मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग व्हाट शुड बी नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन इन एसिडिक और बेसिक, देन हाउ यू हैव टू फाइंड द नॉर्मेटिव मिक्सर। ये समझ में आया आपको। हाँ सर। तो आप बता दो, तो यहाँ तक मैंने कैलकुलेशन बता दिया आपको। अब देखो क्वेश्चन आपको कर बताओ, यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन था। अब मेरे को ये बताना कि इसमें बताइए क्या होगा, ये 6 का क्वेश्चन। नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 इन सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml of 0.01 molar H2SO4 with 50 ml of 0.1 sodium hydroxide each। बेटा बताओ नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 बोल रहा है, इसका मतलब H2SO4 शुड बी इन एक्सेस। हाँ सर। तब बताइए क्या होगा। आप लोग बताइए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, खुद से बताइए आप लोग। मैं नहीं करने वाला कुछ, ये तो क्लियर बोल रहा है ना कि एसिड ज्यादा होना चाहिए। अरे मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉर्मलिटी एसिड बेस का अगर पूछ रहा है मिक्सर का तो समझ लो कि एसिड या बेस कोई ज्यादा होना चाहिए, तब बोल ही रहे कि H2SO4 का फाइंड करूँ मिक्सर में, मतलब एसिड ज्यादा होना चाहिए।
और H2SO4 क्या होता है? डाइबेसिक एसिड या मोनोबेसिक एसिड? डाइबेसिक एसिड। खुद से करो क्या होगा? अरब बताइए क्या होगा? स्नेहा दे बोल की होगा एट आंसर। शुभांगनु बोल आंसर टा बोल। श्रेष्ठ मैथे बोल बेटे आंसर टा की होगा। श्रेयन गुप्ता बताइएगा आंसर। ऋषभ बाबू आंसर बोल। सर 1 होगा क्या? देख रहा हूँ यहाँ पे। ये सिर्फ 1 हो रहा है। तो अच्छा 1 हाँ जीती सर दत्ता बोलिए कितना होगा आंसर? कर रही हूँ सर। आवश्यकता बताइए बेटा कितना 1 ही आ रहा है। आवश्यकता पंडा बोल कत होगा आंसर? अभिलाष सर मंडल बोल बाबू कत सर आंसर सर होगा? 1 ही है सर। अनिका चौधरी बेटा बताइए क्या आंसर होगा? सर 1 आ रही है। 1 आ रहा है। और आप बताइए तो कितना आ रहा है आपका? कितना आ रहा है? 1 आ रहा है या नहीं आ रहा 1? हाँ सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है सबका। तो देखिए आप ये बता दो इस क्वेश्चन में तो बोल दिया ना कि आद्रिक बताइए इस क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि नहीं H2SO4 ज्यादा हाँ लेना सर H2SO बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका नॉर्मेलिटी फाइंड करना है हमें। नॉर्मलिटी पूछ रहा है। यस आप सर। क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 100 इंटू आप नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर लेते हैं बेटा तो क्या करेंगे N1V1 किसका लेंगे H2SO4 का और माइनस N2V2 किसका लेंगे HN किसका लेंगे NaOH का सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यस सर। ये नॉर्मलिटी किसका होगा मिक्सर का होगा और वॉल्यूम ऑफ मिक्सर। आप बेटा बताना यहाँ पे नॉर्मलिटी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे इसका 0.1 इंटू 2 कर देंगे कि नहीं इंटू 100 सर 0.1 इंटू 2 इंटू 100 माइनस माइनस 0.1 क्या इंटू करेंगे आप बताइए 50 इंटू क्या ये क्या 0.1। 0.1 सर इंटू वो मोनोबेसिक है सो इन फैक्टर 1 होगा हाँ 1 होगा तो n कर इंटू देंगे 50। नॉर्मलिटी मिक्सर फाइंड करना है हाँ आपको। सर और V वॉल्यूम होगा कितना हो जाएगा 150। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 150 150। 150। अब बेटा बताना यहाँ पे इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये आपका 20 आ जाएगा और ये हाँ सर कितना 20 माइनस 5 आएगा। 15 आ गया कि नहीं 15 आ गया कि नहीं आपका यस सर। सब्सट्रैक्ट करने के बाद नॉर्मलिटी मिक्सर जाएंगे तो कितना होगा 150। तो नॉर्मलिटी मिक्सर कितना आ जाएगा बताना आप लोग ये हो जाएगा सर आपका 10 टू द पावर -1 या 1/10 0.1। 1/10 ले लेंगे n/10 ले लेंगे 0.1 नॉर्मल ले लिए इसी को 1 इंटू 10 का -1 बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग ये यस। तो बेटा इजी क्वेश्चन आता है कि नहीं जेईमेन का देखो ये 2022 का क्वेश्चन था ऐसे जेईमेन का रिसेंट ईयर का भी देखोगे तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। तो बेटा कुछ आइडिया लगे कैसे वर्क करते हैं हम लोग सीट बेस पे। हाँ सर। और देखो एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे खुद से। एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द 50 ml ऑफ H3PO3 solution and 100 ml of 0.2 molar H3PO2 solution सेपरेटली बोल रहा है कि दोनों क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए। आपको बोल रहे कि एक बार आपका सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन आपका 50 ml देखो 50 ml है आपके पास एक 50 ml ऑफ 1 मोलर H3PO3 है और एक सॉल्यूशन है आपका जिसमें आपका 100 ml ऑफ 2 मोलर H3PO2 है। आपको बोल रहा है कि दोनों को सेपरेटली सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करने के लिए आप यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हो 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा रहे हो आप यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन से तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा ये फाइंड करना आपको यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लेंगे यहाँ भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन 1 मोलर से ही करवा रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना कंज्यूम होगा आफ्टर ड्यूरिंग द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन क्योंकि बोल ही दिया ये आप रिक्वायर्ड न्यूट्रलाइज बोल रहे हैं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए जाएंगे। तो बेटा बताइए इसका एन फैक्टर कितना होता है 2। अरे बताया था मैंने कल आपको एन फैक्टर H3PO3 का H3PO2 का
इसका इनफैक्टर कितना लेंगे? संगनी बताइए, इसका इनफैक्टर कितना लेंगे? 1। सर इसका 1 होगा। इसका इनफैक्टर कितना लेंगे? 2। अब बताइए इक्विवेलेंट को इक्वेट करके देखिए, दोनों में कितना वॉल्यूम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, सब आ जाएगा आपका। बताइए, देखो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ किसके लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इक्वल टू क्या होगा? 50 इंटू 1 इंटू 2 कर देंगे कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा? 100 ml आ जाएगा कि नहीं बेटा? यहाँ पे इसमें जाएंगे, तो इसमें जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इंटू क्या करेंगे? 2 इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना आ जाएगा बेटा? 200 ml चाहिए कि नहीं? आपको चेक कर लो। तो एक 100 से एक में 200 ml चाहिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 3 ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन का देखो, मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने। देखो क्वेश्चन जो देखो, हाँ सर, न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। न्यूट्रलाइजेशन कहता है, मैंने दोनों को सेपरेटली कर दिया, दोनों एक ही मिक्सर में नहीं था, दोनों सेपरेटली था आपका। तो बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3 हो जाएगा कि नहीं आपका? देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछता है ये, बेसिक क्लैरिटी रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन बना दीजिएगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं लास्ट में बता देता हूँ आपको, वो करके आप अगर दिखा दोगे तो समझ जाएगा कि चलो ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को टॉपिक। ये क्वेश्चन कर दो आप। इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप बना चुके हो ना? ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आई हैव कंप्लीटेड। देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया था, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से भी बता दिया था, मोल से भी बता दिया था। Which reactant is left in excess? Obviously magnesium. फिर बोला है कि फाइंड द वेट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, तो याद करो 0.25 ग्राम मैंने फाइंड किया था। नींद आ रही है इस लड़की को। हम्म, सोचो तो या मित्रा, सही बोला मैंने? सोचो तो या मित्रा। यस सर। हम्म, बना रहे कि सॉल्व करे कि नहीं? हाँ सर, सॉल्व कर रही हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। देखिए तो मैं जो बोल रहा हूँ सही, मैग्नीशियम एक्सेस होगा 0.25 ग्राम उसका बचेगा। तो करवा। आप लोग बताइए ना, कर दिए थे कि नहीं क्वेश्चन? ये सब 0.25 ग्राम रहेगा कि नहीं उसका मैग्नीशियम का यस लेवल? सर, यस। किन्हीं को डाउट होगा तो पूछ ले। अभिषेकता पंडा बोल, ये क्या हो जाएगा? विच रिएक्टेंट लेफ्ट मैग्नीशियम रहेगा? हाँ सर। और कितना बचेगा मैग्नीशियम? 0.25 ग्राम बचेगा कि नहीं? हाँ हाँ सर, 0.25 का। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट क्लियर है आपका? जी सर। हाँ। थर्ड पार्ट में क्या बोला? हाउ मेनी लीटर मिलीलीटर ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4 विल डिजॉल्व द रेसिड्यू। तो बेटा ये बता दो कि अगर आपने मैग्नीशियम को कंबाइन किया ऑक्सीजन से तो क्या बनाया? MgO बनाया था। हाँ सर। तो ये आपने क्या किया था? देखो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम आप कितना ले रहे हो? 1/12। 1/12, यस सर। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना ले रहे हैं हम लोग? 0.56, 0.5 था। 0.5 को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से करेंगे कि नहीं आप? हाँ सर, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/16 आ जाएगा। किसका इक्विवेलेंट ज्यादा लग रहा है आपका? मैग्नीशियम को लग रहा है कि नहीं आपका? हाँ, मैग्नीशियम का ज्यादा है। ये एक्सेस है कि नहीं बेटा? एक्सेस है कि नहीं ये? हाँ सर। ये लिस्ट है वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? लेस है ये। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका? लिमिटिंग रीजन। जी यस सर। आप बता दो,
आप खुद से बताइए, जिसका सबसे लो इक्विवेलेंट है उतना ही रिएक्टेंट दोनों कंबाइन करेगा। हाँ सर। यस तो बताइए तो मैग्नीशियम लेफ्ट, कितना मैग्नीशियम लेफ्ट होगा? तो आप खुद से बता दो, 1/12 इसका इक्विवेलेंट लिए थे, उसमें 1/16 ये कंबाइन करेगा। इसका 1 इक्विवेलेंट का मास होता है 12, तो ये क्या करेंगे, 1 - 12/16 करेंगे, तो बेटा ये 0.25 ग्राम आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अब ये बताइए कि आप मैग्नीशियम कितना इक्विवेलेंट आपका बचा हुआ था यहाँ पे, इक्विवेलेंट कितना बचा था मैग्नीशियम का? 1/12। 1/12 नहीं था, 1/12 आपने इनिशियल लिए थे, उसमें 1/16 आपने कंबाइन करा दिया, तो 1/12 - 1/16 आपका बचा हुआ था, वो इक्विवेलेंट याद कीजिए। हाँ आप ये बताना, इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट कितना हो जाएगा? तो 1/12 - 1/16 कर सकते हैं कि नहीं बेटा? ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 48 ले लेंगे। अब 48 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 1, तो 1/48 हो जाएगा, ये चेक करो आप लोग। अरे बेटा देखो ना, 48 करेंगे, 4 हो जाएगा ये, और 3 हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। अब ये बताना तो इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना फॉर्म होगा? 1/16। अरे बेटा जितना इक्विवेलेंट आपका ऑक्सीजन तो कंबाइन 1/16 ही होगा उतना जितना ही ऑक्सीजन का था। बचेगा कि नहीं, आपको बताइए। ये क्या होगा, एज ए रेसिड्यू रहेगा कि नहीं, ये रेसिड्यू रहेगा कि नहीं, आपका बताइए। रेसिड्यू। तो आप खुद से सोचिए कि यहाँ पे आपका कौन कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पे कौन कौन बचा हुआ है, यहाँ पे देखो मैंने कंबाइन करा दिया, यहाँ पे कौन कौन बचा है, मैग्नीशियम बचा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बचा है। बेटा बता दो, एसिड में मेटल और मेटल ऑक्साइड दोनों डिजॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का बेसिक नेचर है ना। हाँ सर। अरे आप तो जानते हो ना कि एसिड में मेटल डिजॉल्व हो जाता है। आपने मैग्नीशियम रिबन को अगर हाइड्रोजन क्लोराइड में देंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड में MgCl2 प्लस हाइड्रोजन रिलीज होता है कि नहीं? समझ में आ रहे हैं क्या बोलो, कि मैग्नीशियम तो डिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं H2SO4 में? हाँ तो यहाँ पे जो आप H2SO, तो देखिए यहाँ पे जो H2SO4 देंगे हम लोग, वो दोनों को डिजॉल्व कर देगा। तो हाँ हम लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट ऑफ, क्योंकि दोनों को रिएक्ट कर रहा है, इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। फिर से सुनो, एक ही सॉल्यूशन में, एक ही मिक्सर में आपका मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, अब वहां पे H2SO4 देंगे तो दोनों को डिजॉल्व करेगा, दोनों रिएक्ट करेगा, तो इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम प्लस इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, क्योंकि बोल ही रहा है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए। आप बेटा दो, इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम कितना बचा हुआ है ये बताइएगा आप लोग, 1/48। इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होगा, तो 1/16। ये क्या होगा, नॉर्मल इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो बेटा तो होगा कि नॉर्मल वॉल्यूम लीटर होगा कि नहीं आपका, ये बता, यहाँ पे 1/48 है, अब प्लस यहाँ पे 1/16 है, नॉर्मलिटी यहाँ पे देखो दिया है आपका 0.5, यहाँ पे 0 नॉर्मल दे दिए, इसका वॉल्यूम किस में लेंगे, ml में लेंगे, तो यहाँ पे बाय 1000 कर देंगे, तो बेटा यहाँ से VmL ऑफ H2SO4 नहीं आ जाएगा आपका, कितना वॉल्यूम चाहिए टू डिजॉल्व द रेसिड्यू? चेक करो कितना आ रहा है आपका, 166 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि नहीं, चेक करो। हाँ सर। आप बताइए ये क्वेश्चन कहीं पे आया होगा कि नहीं, ये तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका था, और इसी क्वेश्चन को एग्जैक्टली क्या किया था, एक बार वेबजी का एग्जाम में रिपीट कर दिया था। इसलिए बेटा याद रखिएगा कि रेसिड्यू में देखिएगा मेटल होगा तो मेटल भी एसिड में डिजॉल्व हो जाएगा, ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। तो याद रखना कि एक ही मिक्सर रिएक्शन मिक्सर में अगर दो कंपोनेंट अगर एक एसिड से रिएक्ट करेगा तो इक्विवेलेंट ऑफ दोनों कंपोनेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कीजिएगा आप। शुभांग नोटे बुझे चीज तो। तो ये देखिए मैंने ये क्वेश्चन बता दिया आपको, और ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के रखना, देखना क्या होगा, वो तो सब क्वेश्चन नहीं है।
और एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। अरब आपने बताया था, इस तरह का क्वेश्चन आपने पूछा था, याद करो। याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा आपने। तो देखो क्या होता है। इस क्वेश्चन को पढ़ा देता हूँ। ये पहले ही बता दिया यहाँ पे, और डेटेड क्वेश्चन है ये। आप पूछे इसीलिए मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे। जेई में नहीं है, जे एडवांस कहीं पे पूछने वाला नहीं है ये क्वेश्चन। इसका टाइम चला गया ये, वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है ये। केसरी चिंता मत करना, नीट में तो कभी पूछने वाला नहीं है। लेकिन आकाश का पैकेज वैकेज में, एलन का पैकेज में दे दिया, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये सब पूछने वाला नहीं है कभी। ये सब जमाना चला गया इसका। कौन अप्रोक्सीमेशन में काम करता है? इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन जब आता, उसमें क्यों नहीं जाएगा जो अप्रोक्सीमेशन पे काम करेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो थ्योरी क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। देखो देखो, एक हिस्ट्री की तरह एकदम घिसा पिटा एक थ्योरी है। कुछ लॉजिक नहीं उसका। कुछ साइंटिस्ट ने पहले दिया था, फिजिक्स में थोड़ा पार्ट बचा हुआ, इसका केमिस्ट्री से हटा ही दिया इसको। तो क्या थ्योरी है देखो। ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ। कितना अच्छा नाम है, दो साइंटिस्ट है, डुलोंग और पेटिट्स। एक तो डुलोंग था, तो उसको एक पीट पीट के पेटिट्स आया था, पीटा था उसको, तो डुलोंग पेटिट्स लॉ हो गया। तो डुलोंग पेटिट्स लॉ क्या बोलता है देखो। बोलता है कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू 6.4। कितना सिंपल क्वेश्चन बोला, पार्ट बोला था। बोला कि इसे भी एट, अब बता दो ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये। इन कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। बेटा होता है क्या कि, सुनो, ये मेरा मेटल है या कोई भी एलिमेंट है, इसका टेम्परेचर मैं 1 केल्विन से बढ़ाऊंगा, तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम, मतलब कि इसके पर ग्राम कितना हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय द 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। समझ में आ गया क्या मैंने बोला। लिख लो कहीं पे, स्पेसिफिक हीट थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा मैं, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a system by 1 Kelvin per gram। मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम पर केल्विन पर ग्राम, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। सो मैं जो स्पेसिफिक हीट माने कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम पर ग्राम पर केल्विन। अब सकता है समझ में आ गया क्या होता है स्पेसिफिक हीट का मतलब। तो बोला किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, उसका स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट होता है वो 6.4 होता है। चलिए इसका क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। देखो ये क्वेश्चन, बेटा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या दिया आपका, दे दिया। सम टाइम क्या होगा स्पेसिफिक हीट का, याद रखना, सम टाइम क्या देगा आपको, जूल में दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 जूल, देखना, आप अगर जाएंगे 1 कैलोरी, 1 कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल। तो अगर जूल देगा तो उसको 4.18 से डिवाइड करना कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में जाना पड़ेगा आपको। तो वो डाटा दिया रहेगा। देखो ये किस में दिया, कैलोरी पर ग्राम, ये क्या दिया, कैलोरी में दे दिया कि नहीं आपका। अरे हाँ रब बताओ, कैलोरी में दे दिया कि नहीं आपका, कैलोरी में दे दिया। स्पेसिफिक हीट बोल ही दिया मेटल का। अब बताइए, तो आप यहाँ पे एटॉमिक वेट जो फाइंड करोगे, इक्वल टू क्या करेंगे, 6.4 अपॉन क्या करेंगे, 0.0332 करेंगे आप। याद रखिएगा यहाँ पे ये जो होगा ये अप्रोक्सीमेट होगा, ये क्या होगा, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट है ये।
एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सोचो ना, सबको जनरलाइज करके आप 6.4 ला रहे हो सुनेत्रा, तो ये अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक वेट तो होगा। अरे बोल रहा है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास उसका स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करो तो 6.4 आएगा। तो ये तो जनरलाइज आपने कर दिया, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं आता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 192 के करीब आएगा कि नहीं, चेक कर लो आप। बेटा देखो ना 192 के करीब आ रहा है कि नहीं। अरे सब आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, कैलकुलेशन करके देखना 192 के करीब आ रहा है कि नहीं। मैं तो देख रहा हूँ वहां पे 2 से कैंसिल नहीं होगा, 192 के करीब आएगा, 1.9 समथिंग आएगा, चेक कर लो। पूछ क्या रहा है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास या अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट, क्या पूछ रहा है आपसे। सर एक्यूरेट एटॉमिक वेट पूछ रहा तो था। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया आपको, स्टेप 1 समझ में आ गया आपका। स्टेप 1 पहले यहाँ से फाइंड करेंगे, और स्टेप 2 में क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट मास। आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। कैसे इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट मास मेटल का फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास कैसे आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे वेट ऑफ मेटल कितना बेटा है यहाँ पे, तो 6.84 लेफ्ट है। 6.4। सैंपल ऑक्साइड कितना है यहाँ पे, तो 7.38 माइनस 6.84 करेंगे कि नहीं, मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8 करेंगे, तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा कि नहीं। देखो तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, 100 के करीब जा रहा है कि नहीं, चेक कर लो। 7.38 को 6.84 से सब्सट्रैक्ट कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा, ये 0.4 ही आ जाएगा आपका, ये 1 ही रहेगा आपका। देखना यहाँ पे, ये 6.84 इंटू 8 अपॉन 0.54 करेंगे, 54 करेंगे तो ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो 8450, ये जाएगा आपका कितना, ये जाएगा आपका सर 102 आ रहा है, कितना, 102, 100 कितना आ रहा है आपका, 102, 102। 102 आ रहा है कि नहीं आपका, इक्विवेलेंट मास आ रहा है कि नहीं आपको बताइए। आ गया। अब सुनिए, अब सुनिए, अब बताइए, बैलेंसी बेटा क्या होता है, बैलेंसी क्या होगा, बैलेंसी क्या होता है आपका, इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं बताइए, इक्विवेलेंट क्या होता है, एटॉमिक वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को क्या बोलते हैं बेटा, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है आपको, एन फैक्टर मिलता है कि नहीं, बैलेंसी हाँ में। सर वैलेंसी इन हाँ। फैक्टर। हाँ तो कितना है अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट भाई, कितना 192 जाएंगे, इसको 102 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना होगा, 1.93 के करीब आ जाएगा आपका, ये कुछ आ जाएगा ऐसा। अरे बेटा वो तो 1.9 समथिंग तो आ जाएगा ना, ये बता रहा हूं आपको, होल नंबर तो नहीं मिलने वाला आपको। इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, ये जानते हो ना बेटा ये। अरे किसी का बैलेंसी फ्रैक्शनल तो नहीं हो सकता, होल नंबर होता है हमेशा। हाँ सर। तो आपने बैलेंसी यहाँ पे 1.93 किया, तो उसको फ्रैक्शनल तो नहीं लेंगे, तो होल नंबर क्या है आप एक्सपेक्ट सर करें, 2 टू, ले लेते हैं। टू होना चाहिए। इसीलिए बैलेंसी कितना हो जाएगा, बैलेंसी आपको क्या होल नंबर मिल गया ना, तो बैलेंसी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो जो देखिएगा, आप हमेशा क्या कीजिएगा, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट फाइंड कर लो, और उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो, आपको जो बैलेंसी मिलेगा फ्रैक्शन मिलेगा, ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है इसका, डेफिनेटली वो फ्रैक्शन मिलेगा। अब फ्रैक्शन का नेक्स्ट होल नंबर देखो कौन सा क्लोज है उसका, वो होल नंबर आपको बैलेंसी लेना पड़ेगा, तो बैलेंसी मैंने 2 लिया। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट देखो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट जो होगा, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट वो क्या होगा देखना, इक्विवेलेंट वेट, जो इक्विवेलेंट वेट आपने फाइंड किया था इनटू वैलेंसी। तो बेटा बता दो इक्विवेलेंट वेट कितना आपने फाइंड किया था, 102 किया था कि नहीं, बताइए देखो। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 204 ग्राम पर मोल, ये आपका एग्जैक्ट एटॉमिक मास आ गया। समझ में डुलोंग पेटिट्स का क्या होता है, फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास, आफ्टर दैट you have to find the equivalent mass of element metal, now the approximate atomic mass divided with the equivalent mass to get the valency, valency should be always whole number, वहां से आप exact atomic mass find कर लोगे।
तारा बताइए क्वेश्चन जो बना था अब बन जा गया ना वो क्वेश्चन वो एक ही फॉर्मेट पे क्वेश्चन आता है इसका। अरे देखिए ना वो क्वेश्चन जो आप पूछे थे वो क्वेश्चन अगर स्टडी मटेरियल होगा तो उस क्वेश्चन को देखिए बन जाएगा कि नहीं आपका। या तो देखिए स्पेसिफिकेटिव उसका कैलोरी में दिया था, अगर जूल में दिया गया था तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ सर हो जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा कि नहीं क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए आप। हाँ सर हो जाएगा। बन जाएगा ना। तो बताइए, तो यहाँ पे एसिड बेस टाइटेशन पढ़ा दिए, डुलोंग पेटिट्स लॉ बता दिया आपको, सारा कुछ एसिड बेस का टाइटेशन का मैंने सारा कंडीशन बता दिया आपको, लेकिन कर्व तर्व अभी कुछ नहीं बताया। इसलिए बेटा अभी आराम से पढ़ो, अभी लॉलीपॉप खाने का टाइम है, अभी आराम से लॉलीपॉप खा के आप हैप्पीनेस लाओ अभी चेहरा पे। आप आने दो इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम तक आते थे ऐसे सर खुजलाएगा ना आपका थर्मोडायनेमिक्स में, उसका इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम केमिकल तो बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इजी दे दिया, केमिकल इक्विलिब्रियम देखोगे तो आप उछलने लगोगे, इतना इजी तो है। और जैसे आयनिक आता है ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने लगता है उसके बाद, तो उसका पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप है कि मोदी है, कि पता नहीं चलेगा आपको कौन है ये। बहुत अच्छा से घुमाएगा। नेता सब नहीं होता लपेटे आराम से, नेता सब खाली लपेटते रहता है। देवांश नंदी आपका जो क्वेश्चन था वो रेडॉक्स टाइटेशन, तो आप किसके लिए प्रिपरेशन करो, जेई में या ये जेई के लिए, नीट के लिए? जेई के लिए। जेई के लिए तो रेडॉक्स टाइटेशन आपको नेक्स्ट क्लास में जेई एडवांस लेंगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा वो। ठीक, तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक का थ्योरी समझ में आ गया आप लोगों को? प्रामाणिक बोल, समझ में आ गया ये सब ना, ये सब जितना भी टॉपिक था ये? हाँ सर। ऋषभ बोलिए समझ में आ गया यहाँ तक रेडॉक्स टाइटेशन? चलिए श्रेयन गुप्ता समझ में आ गया ये सब? शुभेंदु चक्रवर्ती बोल बाबू, চেষ্টা জাগ্রতি বল, এটা বুঝেছিস তো? ডায়লগ স্ট্যাটেশন था। शुभांगु এটা বুঝেছিস? हम्म, चलो अब हम लोग चलेंगे नए चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। देखो सुप्रतिम खुश हो गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बल्ले बल्ले। चलो एक काम करते हैं यहाँ पे, एक चीज आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो तो बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, मन लगेगा पढ़ने में। कैलकुलेशन उसमें सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा डायनामिक ऐसा हॉरिबल सिचुएशन नहीं आएगा कैलकुलेशन वहाँ पे, तो इसलिए याद रखिएगा वहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है। मोल्स आपको समझ में आ गया क्या होता है, इक्विवेलेंट का कंसेप्ट मैंने बोल दिया, नॉर्मलिटी मोलरिटी सब कुछ समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो आपको मैं फ्री हैंड दे देता हूँ, कहीं भी सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिलता है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन बनाइए, स्टडी मटेरियल जो दिए थे वो भी बनाइए, आप नीट का PYQ बनाओ, जहाँ भी नोट्स होगा पूछो मेरे से, मैं डिस्कस करूंगा उस पर। और DPP जो दिए थे, DPP में नेक्स्ट क्लास में आपका एक और DPP में फाइनल आपको DPP भेज देता हूँ, वो लास्ट DPP होगा आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, बेटा याद रखना। और इसके बाद हम लोग चलेंगे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। ऑनलाइन क्लास जो आपका नेक्स्ट ट्यूसडे होगा वो जे एडवांस का होगा, इसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे रहो। आप बताओ सुभागनो, आप जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाने जाएंगे तो मैं आज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, यहीं पे क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ। देखो त्रिशा खुश हो गई कि हाँ सर चलिए चलिए ठीक है, सुबह स्कूल जाना है, तो आज मैं यहीं पे क्लास को एंड कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपको असाइन कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, वो असाइन कर रहा हूँ, वो आपको करके आना है। क्या करके आना है सुनो, अगर आपके पास NCERT या कोई बुक होगा तो मैं सबसे आपको एक आपको सबको एक ऐसा एक वर्क आपको साइन कर रहा हूँ कि आपका वहाँ पे देखना कि कैथोड रेज एनोड रेज थोड़ा पढ़ के आना आप लोग, 9th-10th में थोड़ा पढ़े हुए आप लोग। ठीक, तो एक बार कुछ नहीं, आपको रीडिंग दे के आना, रीडिंग दे के आना, मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको। आई बात समझ में? आपको एक बार रीडिंग दे के आना, ये मैंने एक होमवर्क दे दिया आपको। आई बात समझ अनुषा? तो एक बार बेटा ये सब थोड़ा पढ़ के आ जाना। ठीक, और उसके बाद मैं स्ट्रक्चर धमाकेदार मैं स्ट्रक्चर बेटा मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। चलिए ठीक है। शुभेंदु बोल किस डॉट नहीं तो, शुभांगु बोल किस डॉट नहीं तो, এটা ডট পারসন দেখে বলো তো। আমাকে একটু মানে ওই ওই কোশ্চেন গুলো একটু পাঠিয়ে দেবেন, এই পিডিএফটা, মানে আমি কিছু কিছু কোশ্চেন তো লিখতে পারছি না। এই যে এই পিডিএফ, কোনটা পার্ট দিকে? এই যে এই কোশ্চেনটা, মানে কোশ্চেন গুলো যেগুলো আপনি করালেন না, ওই কোশ্চেনের পিডিএফটা কি পাওয়া যাবে? এটা পিডিএফ যা আছে, এটা পিডিএফ যা আছে, কোশ্চেনে পিডিএফ যা আছে, হ্যাঁ স্যার। এটা পিডিএফ যা আছে, এটা পিডিএফ তুমি বলছি তো, এটা আমি পাঠিয়ে দেবো ক্লাস করে, এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ। হ্যাঁ তো এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, ভালো করে ওটা প্র্যাকটিস করবো।
मैं सबको बोल रहा हूँ अब जाके प्रैक्टिस करो, मैं क्लास से आगे प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि उसके बैठम पटा के कुछ फायदा नहीं होगा। आने दो, नेक्स्ट ऑफलाइन से मैं स्टार्ट कर दूंगा जर्नी। चलो ठीक, यहीं पे क्लास को ख़त्म कर देते हैं। गुड नाइट बोल देते सबको, जाइए आप लोग सो जाइए आराम से, सुबह स्कूल होगा सबका। चलो बाय बेटा, गुड नाइट। सर नाइट बेटा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर।